हेलो फ्रेंड्स, सीखने की भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग EMRS PGT 2023 इतिहास के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न पत्र में हम लोग पहले भाग में 40 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, दूसरे भाग में हम लोग 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकी ब्यौरा दिया है। इसमें अबुल फजल द्वारा कौन से प्रांत या प्रांतों का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, इसमें बंगाल का भी नहीं शामिल किया गया है, थट्टा का और कश्मीर का भी नहीं शामिल किया गया है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी 1, 2, 3 तीनों को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधे के डंठलों और पत्तों से नील का निष्कर्षण होता था। किसने इस निष्कर्षण की प्रारंभिक विधि का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो। मार्को पोलो ने इस प्रारंभिक निष्कर्षण की प्रारंभिक विधि का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कथन और कारण के रूप में है। कथन और कारण के रूप में है, ठीक है। देखिए, नीचे दिए गए वक्तव्य में से केवल कथन ए दूसरे कारण आर कहा गया है। देखिए, कथन ए है, गियासुद्दीन तुगलक ने खोत तथा मुकदमों को भूराजस्व में रियायत दी। कारण है, गियासुद्दीन तुगलक पुराने मुस्लिम कुलीन वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कुलीन वर्ग का सक्रिय समर्थन चाहता था। देखिए, इसमें कथन तो सही है, कारण गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ए सही है, आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न है एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में लेखक हैं, सूची 2 में उनकी कृतियां हैं, उन कृतियों को लेखक से मिलाना है। देखिए, लेखक हैं सर कोलिन कैंपबेल। इनकी रचना है नरेटिव्स ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू दी कैप्चर ऑफ लखनऊ, ठीक है। और फ्लोरा एन स्टील की पुस्तक का नाम है ऑन द फेस ऑफ द वाटर्स। सर टी मेटकाफ की पुस्तक का नाम है आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस पुस्तक को रैंडम पेपर ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर से लपेटकर भारत में चोरी से लाया गया था। तो इसका सही उत्तर 1 है। BD सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस की पुस्तक को जो है रैंडम पेपर ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में लपेटकर भारत में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न में भी सूची 1 है, सूची 2 में लेखक उनकी कृतियों को मिलाना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, मार्गरेट चटर्जी जो थे, इनकी पुस्तक का नाम है गांधी एंड हिज ज्यूइश फ्रेंड्स। गांगे मुखर्जी के पुस्तक का नाम है जो है गांधी एंड टैगोर्स पॉलिटिक्स ट्रूथ एंड कंसाइंस। पीखू पारी की पुस्तक का नाम है गांधीज एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। और एरिक एच एरिक्सन की पुस्तक का नाम है गांधीज ट्रूथ, ठीक है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ये भी पुस्तक दिया गया है इस प्रश्न में भी, और आगे उनकी रचनाएं दी गई हैं। इसको भी हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, जैसी लेब्रा चैपमैन की पुस्तक है दी रानी ऑफ झांसी ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म। और हेनरी सोलबर्ग की पुस्तक का नाम है
द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिबेलियन। यस के सिन्हा की पुस्तक का नाम है वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857। गौतम चक्रवर्ती की पुस्तक का नाम है द इंडियन म्यूटनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं और इसमें बताना है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, इस तरह से इसका उत्तर देना है। देखिए कथन ये है, गांधी जी की विज्ञान के प्रति आलोचना विज्ञान का नैतिकता से अलगाव के कारण उनकी असंतुष्टता से उत्पन्न होती है। तर्क आर है, गांधी का यह तर्क है कि विज्ञान में प्रगति ने यूरोप की नैतिक स्थिति में एक भी इंच की वृद्धि नहीं की है। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी? तो इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि जो है इन्होंने कब धारण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1876, यानी इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कनाडा है उत्तरी अमेरिका देश है के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें बताना है कूट में से कौन सा कूट सही है। देखिए 1812 का युद्ध उभरते हुए कनाडाई राष्ट्रवाद के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बना, ये सही है। पहले या अभी तक के अन्य किसी युद्ध से अधिक 1812 का युद्ध कनाडा में ब्रिटिश और फ्रेंच विभाजन को रेखांकित करने के लिए उपयोगी था, ये भी सही है। 1812 के युद्ध ने आदिवासी लोगों के श्वेत लोगों के औपनिवेशीकरण की लहर के प्रति प्रभावी विरोध को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। और डी है, 1812 के युद्ध ने अमेरिका विरोधी विचारों को पोषित किया, ये सही नहीं है। इस तरह ए बी सी इसका सही है, इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, ए बी सी और डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, नील कामगारों की समस्या की जांच पड़ताल करने हेतु गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, उन्नीस 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए किसने यह कहा था कि सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था? तो इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। एम के गांधी ने कहा था कि सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए इसमें कहा गया है कि असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें हमको बताना है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया, ये सही है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून तोड़ने का अनुरोध किया, ये भी सही है। गांधी जी ने जेलों को महामहिम का होटल की संज्ञा दी, ये गलत है, ये गलत है, यानी ए बी सी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। कूट जो है ए बी सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल तत्व ज्ञान उसकी उद्देशिका में मिलता है, इसे कब अंगीकार
किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देशिका को जो है अंगीकार किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आजमगढ़ घोषणा के बारे में निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए, इश्तिहार के तौर पर इसके 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया, ये सही है। इसे बहादुर शाह के नाम से जारी किया गया, ये भी सही है। 5 विभिन्न भागों में समाज के अलग अलग समुदायों की अपील की गई, ये भी सही है। यह महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर था, ये गलत है। इस तरह इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए इसमें लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तक दिया गया है और इसमें इसको मिलाना है। देखिए, लेखक दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था जो है पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मौलाना आज़ाद की पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम। रमेश चंद्र दत्त का पुस्तक का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस तरह इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा ऐसा काम किया जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को आंदोलन की ओर आकर्षित किया और इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद निम्न में से किस प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने संभ्रांत वर्ग पर मेहनतकश लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया? तो इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। उन्होंने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप में सामंतवादी ढांचे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कूट दिया गया है, तो एक से अधिक सही होगा। पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी समाज एक श्रेणीबद्ध रूप में विकसित हुआ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक क्रमिक व्यवस्था के अनुसार स्थान दिया गया। देखिए, ये सही है। समय बीतने के समय सामंतवाद एक प्रकार की सरकार के रूप में विकसित हुआ जिसमें निरंकुश राजाओं का आविर्भाव हुआ, ये गलत है। सामंतवादी अनुदान अप्रतिबंधित था और नज़दीकी रिश्तेदार को दिया जाता था, ये भी गलत है। और दासों का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य और दायित्वों के प्रति सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू था। तो ये सही है, यानी ए और डी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पुनर्जागरण के विद्वान शास्त्रीय रूढ़िवाद के आलोचक थे। देखिए, ये सही है। शास्त्रीय रूढ़िवाद धार्मिक विश्वास के तार्किक स्पष्टीकरण पर अत्यधिक बल दिया, ये भी सही है। ज्ञान प्रबोधन लेखक यह मानते थे कि स्वतंत्रता वाणिज्य को हतोत्साहित करती है जो इसके बदले में संस्कृति को हतोत्साहित करती है, ये गलत है। एक आंदोलन के रूप में पुनर्जागरण एक ग्रामीण आंदोलन का परिणाम था, ये भी गलत है। इसमें पूछा है कथन कौन सा सही है, तो यानी ए और बी सही है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, केवल ए और बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
दो 1931 में 1931 में जापान ने बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अगले प्रश्न में। इसमें चीनी नेताओं का नाम दिया गया है और वो किससे जुड़े हुए थे। देखिए माओ जेडांग यानी मात्सो तुंग जो थे वह जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी के अध्यक्ष तथा रेड आर्मी के संस्थापक थे। सनयात सेन जो थे आपके कुओमितांग के संस्थापक थे। डेंग जियोंग पिंग जो थे वह बाजार आधारित आर्थिक सुधार से संबंधित थे। चियांग काई शेक यह जो है साम्यवादी लोगों का उत्पीड़क था। ठीक है, इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से मुनरो सिद्धांत का प्रमुख संदेश क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों को पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई। अगला हमारा प्रश्न है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के राजनीतिक सामाजिक ढांचे में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। व्यापार में विस्तार और बढ़ते मौद्रिक विनिमय से पुराने सामंतवादी ढांचे के टूटने की शुरुआत हुई। आगे एक मिनट, सॉरी, इसमें देखिए और भी सही है। इसके फलस्वरूप निरंकुश राजशाही का उदय हुआ। ए और बी और सी दोनों सही है। जो सामाजिक ढांचे में जो महत्वपूर्ण बदलाव आए थे, इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ए और बी और सी दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है जापान में किस वर्ष मेजी पुनः स्थापना अथवा मेजी क्रांति हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 1868 में जो है मेजी पुनः स्थापना अथवा मेजी क्रांति की शुरुआत हुई थी, पुनः स्थापन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1894, 95 और 1904-05 में जापान को किन शक्तियों के खिलाफ उल्लेखनीय सैन्य विजय प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। चीन और रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके खिलाफ उल्लेखनीय सैन्य विजय प्राप्त हुआ था जापान को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है देखिए कथन और कारण दिया गया है इसमें, और इसमें कहा गया है, देखिए इसमें कथन है कि यद्यपि 7 वर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 तक चला मुख्यतः ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था, इसने उत्तरी अमेरिका में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया। कारण है 7 वर्षीय युद्ध ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी साम्राज्य का अंत कर दिया। इसलिए देखिए कथन और कारण दोनों सही है। कथन ए की व्याख्या कारण आर है। इसकी आगे हम इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नीचे 2 कथन है, कथन ए कथन कारण दिया गया है इसमें भी, और इसको देखिए कथन ये है कि 1892 में विक्टोरिया में सोने की खदानों को खोज का प्रभाव यह था कि यूरोप से बहुत संख्या में असिद्धदोष व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया चले गए, और कारण है कि अवांछनीय सिद्धदोष अप्रवासियों के और अधिक प्रवेश को रोकने के लिए लेजिस्लेचर विधानसभा ने विक्टोरिया में 1852 में कन्विक्ट्स प्रिवेंशन एक्ट पारित किया। ठीक है, इस तरह से कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है आर जो है ए की व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है किस वर्ष में वैंकूवर द्वीप की एक क्राउन कॉलोनी में घोषित किया गया था जिसकी राजधानी विक्टोरिया थी। वैंकूवर द्वीप में, ठीक है, किस वर्ष घोषित किया गया था जिसकी राजधानी विक्टोरिया थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1849 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता है, और प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग
किया गया है। उपयुक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए कलचुरी चेरी संवत 248 ईस्वी में प्रारंभ होता है, ये सही है। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में प्रारंभ होता है, ये भी सही है। 1076 में चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक आसपास के क्षेत्रों में अभिलेखों में किया गया है, ये भी सही है। और आगे देखते हैं डी का 1824 में कोलार संवत का प्रयोग केरल और तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों में अभिलेखों में किया गया, ये सही नहीं है। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है लेकिन डी सही नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाए, सॉरी 3 हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए हम पढ़ देते हैं, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गया, जो 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोहों के अलावा जाति से अधिक बड़े विद्रोह हुए और सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह हुआ। ठीक है, ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक है, परंतु इसका फैलाव स्थानीय था और एक दूसरे से पृथक था। तो एक कथन है और तर्क है, और नीचे दिए गए इसमें क्या सही है बताना है हमको। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ये भी कथन और कारण के रूप में है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, ये कथन सही है। अमर नायकों के यह दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, तर्क भी सही है। तो इस तरह इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नए शैक्षणिक ढांचे में किन वर्षों उम्र की फाउंडेशन वर्षों स्तरों को श्रेणी के रूप में पहचान की गई है? ठीक है, तो 2 से 4 वर्ष की उम्र बाल वाटिका, ये सही नहीं है। 3 से 6 वर्ष की उम्र यानी आंगनवाड़ी प्री स्कूल बाल वाटिका, ये भी सही है। 4 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 और 2, ये गलत है। 6 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 और 2, यानी बी और डी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे, जो सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के चिन्ह रहित घनाकार होते थे। उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पाई बाट क्या दर्शाते हैं? बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे, ये सही है। ऊपरी मानदंड जो था दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ये भी सही है। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मानकों के तौलने के लिए किया जाता है, ये सही है। हड़प्पाई स्थलों में धातु से बने तराजू के पलड़े नहीं मिलते हैं, ये गलत है, यानी ए बी सी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ए और बी सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए कथन है कि सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उसके नाम के सिक्के ढाले गए, आदेश जारी किए गए। ठीक है, ये कथन भी सही है। कारण है, तर्क है, अधिकतर व्यापारी विद्वान और भारतीय शासकों ने केवल अपने को अलग रखा, अपितु उन्होंने ब्रिटिशों को सक्रिय रूप सहयोग दिया, यानी तर्क भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या ए नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई है? अकेले चल रही आंगनबाड़ियों, ये सही है।
प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियों, ये भी सही है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ियों, ये भी सही है। अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ABCD सही है, चारों यानी। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा है नीचे दिए गए कूट में कौन सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की आयोजना और कार्यान्वयन का कार्य निम्नलिखित में किन मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, ये सही है। महिला और बाल विकास ये भी सही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ये भी सही है। जनजाति कार्य ये भी सही है। इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, ABCD सही है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा है, EMRS PGT में पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में किस राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 परख। ठीक है, इस तरह से आज हमने 40 प्रश्न सॉल्व किया था। पहले भाग में हम लोग 40 प्रश्न सॉल्व किए थे। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।